हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। पर्यावरण अध्ययन की सीरीज़ में ये हमारा 5th वीडियो है। आज हम पर्यावरण अध्ययन से संबंधित 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर डिस्कशन करेंगे और साथ ही साथ क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी होगी। सो लेट्स स्टार्ट। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? ऑप्शंस है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, दैट इज़ BOD, बायोलॉजिस्ट ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजी ऑक्सीजन डिमांड या फिर ऑक्सीजन डिमांड। तो हमें बताना है कि इनमें से कौन सा परीक्षण जो है जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। बेसिकली अगर BOD की बात की जाए तो BOD के माध्यम से हम लोग जैव अपघटकों का पता लगा सकते हैं। जैसे कि पानी में जितने भी कार्बनिक पदार्थ मौजूद होते हैं तो उनकी मात्रा को विघटित करने के लिए हमें कितनी ऑक्सीजन की ज़रूरत है, ये हमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के थ्रू पता चलता है। फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है? ऑप्शन है अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना। अब महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ का पिघलना कैसे होगा? तो समुद्र के जल स्तर बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं। एक तो तापीय प्रसार की वजह से ग्लोबल वार्मिंग इतनी ज़्यादा हो रही है जिसकी वजह से क्या होता है कि हिमनद जो हैं उनकी बर्फ़ पिघल रही है, ध्रुवों की बर्फ़ पिघल रही है। तो इसकी पिघलने की वजह से अतिरिक्त जो पानी है वो सभी समुद्र के जल स्तर को बढ़ा रहा है। और जितने भी शोधकर्ता हैं उन्होंने बहुत सारे आंकड़े एकत्र किए हैं और ये भी बताया है कि 130 वर्षों के दौरान जो समुद्र हैं उनमें जो ज्वार आते हैं उनकी भी संख्या बदल गई है और कई जगह तो स्थान भी बदल गए हैं ज्वार आने के। और साथ ही साथ वैज्ञानिकों ने ये चेतावनी भी दी है कि अगर समुद्र का जलस्तर इसी तरीके से बढ़ता रहा तो इसी शताब्दी में लगभग 28 से 34 सेंटीमीटर तक जलस्तर बढ़ जाएगा। और इन सब समस्याओं का एक मुख्य कारण ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन भी है। इसीलिए इन समस्याओं को देखते हुए इस क्षेत्र में अध्ययन का दायरा भी बढ़ाया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में पता चल सके। आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, भूमंडलीय तापन का कारण है? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड में कमी, कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि, वनों में वृद्धि या इनमें से कोई नहीं। देखिए, भूमंडलीय तापन का मतलब होता है ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल वार्मिंग में जो मेन भूमिका अदा करती है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन डाइऑक्साइड की वृद्धि होना ही भूमंडलीय तापन का मेन रीज़न है, यानी ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। अगर हम बात करें भूमंडलीय तापन यानी ग्लोबल वार्मिंग की, तो भूमंडलीय तापन का अभिप्राय तापमान में वृद्धि होना है जो कि पृथ्वी के भूमंडल पर पाया जाता है। यानी पृथ्वी के भूमंडल पर पाए जाने वाले तापमान में वृद्धि होती है जो, उसे ही हम ग्लोबल वार्मिंग या भूमंडलीय ताप कहते हैं। और इसकी वृद्धि के कारण क्या हो सकते हैं? इसकी वृद्धि के बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि हो जाती है और साथ ही साथ जितने भी हमारे उद्योग हैं, परिवहन है, धूल कण आदि हैं, इनकी वजह से क्या होता है कि ग्लोबल वार्मिंग की सिचुएशन देखने को मिलती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस को उत्पन्न करते हैं? ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, मीथेन या नाइट्रस ऑक्साइड। हमें बताना है कि इनमें से कौन सी गैस है जिसे जुगाली करने वाले पशु उत्पन्न करते हैं। तो हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर हम बात करें जुगाली करने वाले जानवरों की, तो जुगाली करने वाला एक जानवर दिन भर में औसतन 250 से 500 लीटर तक मीथेन गैस छोड़ता है और एक आकलन है कि जानवर डकार और हवा छोड़ते हुए इतनी मीथेन गैस छोड़ते हैं जो 3.1 गीगाटन कार्बन डाइऑक्साइड के बराबर नुकसान करती है। अब यहाँ पर सवाल ये है कि जो जानवरों के पेट में पाए जाने वाले बैक्टीरिया हैं उनमें क्या बदलाव करके हम अपनी धरती को जलवायु परिवर्तन के कहर से बचा सकते हैं? क्योंकि ये इतनी अधिक मात्रा में मीथेन गैस का जो उत्सर्जन हो रहा है इसकी वजह से हमारे वातावरण को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। और इसके उपाय के लिए जो है एक प्रयोगशाला भी स्थापित की गई है जिसमें जानवरों की विभिन्न श्रेणियों के संतुलित आहार खिलाने से पहले और उसके बाद मीथेन उत्सर्जन को नापने के लिए कुछ परीक्षण भी किए जाते हैं कि कितना जो है मीथेन उत्सर्जन हो रहा है।
साथ ही साथ हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, मोटर कार से उत्पन्न प्रदूषक जो मानसिक रोग पैदा करता है कौन सा है? ऑप्शन है हमारे, पहला है पारा Hg, दूसरा है Pb सीसा जिसे हम लेड कहते हैं, तीसरा है कैडमियम Cd और ऑप्शन नंबर 4 इज इनमें से कोई नहीं। तो हमें बताना है कि मोटर कार से उत्पन्न ऐसा कौन सा प्रदूषक है जो मानसिक रोग पैदा करता है। तो इसमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सीसा। और अगर हम इस प्रदूषक की बात करें तो सीसा जो है मानव के शरीर के हर हिस्से पर अपना प्रभाव डालता है। यदि मानव रक्त में 80 माइक्रोग्राम या उससे ज़्यादा सीसा मौजूद हो तो बेचैनी, दौरे की समस्या और यहाँ तक कि मौत का खतरा भी बढ़ जाता है। इससे कम सीसे की मौजूदगी में भी मानव स्वास्थ्य, खासकर गुर्दे और खून के कोशिका को नुकसान पहुँचाता है। और अगर हम बात करें कि ये हमें आम जीवन में कहाँ-कहाँ पर देखने को मिलता है, तो जो नलों में पानी आता है वो भी इस हैवी मेटल से दूषित हो चुका है। और जो दीवारों में लगने वाले पेंट हैं, कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ मसाले हैं, उनमें भी वे हमें सीसा देखने को मिल जाता है। और साथ ही साथ परेशानी की बात ये है कि ये जो है पर्यावरण में और शरीर में कई सालों तक बना रहता है। और WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन ये बताता है कि सीसा जो है वो शरीर में इकट्ठा होता रहता है और इससे दिमाग के अलावा जो हमारा हृदय है, गुर्दे हैं और हड्डियों को भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 की। डॉप्सन इकाई का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है द्रव्यमान मापन में, लंबी दूरियों के मापन में, ओजोन परत की मोटाई मापने में या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, ओजोन परत की मोटाई मापने में। अगर हम बात करें डॉप्सन इकाई की तो ओजोन घनत्व के मापन के लिए डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। और एक डॉप्सन उन ओजोन अणुओं की संख्या होती है जो 0 डिग्री सेल्सियस और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर 0.01 मिलीलीटर पतली परत बनाते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 7 है कि ओजोन परत किन हानिकारक किरणों को अवशोषित करती है? गामा किरणें, पराबैंगनी किरणें, एक्स किरणें या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणें। अगर हम बात करें ओजोन परत की तो ये पृथ्वी के वायुमंडल में पाई जाने वाली एक परत होती है जिसमें ओजोन गैस की सघनता ज़्यादा होती है। और ओजोन परत के कारण ही धरती पर जीवन संभव है। अगर ये परत नहीं होती तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों की वजह से त्वचा कैंसर और आँखों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसान होता है इससे। और साथ ही साथ रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देती है। 3 प्रकार की यूवी रेज़ होती हैं जिनमें से यूवीसी जो रेज़ होती हैं, यूवीसी ये सबसे ख़तरनाक होती हैं क्योंकि ये जो है हमारी स्किन की सेकंड लेयर में एंटर कर जाती हैं और स्किन कैंसर का कारण बन जाती हैं। और ओजोन परत से फ़ायदा ये है कि जो ये हाई फ्रिक्वेंसी की पराबैंगनी की किरणें हैं, अल्ट्रावायलेट रेज़ हैं सन की, इनकी लगभग 99% तक जो क्वांटिटी है उसको अवशोषित कर लेती है। बात आई है ओजोन गैस की तो हमें मालूम होना चाहिए कि ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। फिर इसके आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। निम्न में से कौन सा वाहनों के लिए सबसे कम प्रदूषक ईंधन है? ऑप्शन है पेट्रोल, फिर है डीजल और द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी LPG, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, और ऑप्शन नंबर डी है संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG। तो इनमें से हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, CNG। बात करें अगर CNG की तो इसके दहन से कोई भी हानिकारक गैस उत्पन्न नहीं होती है और यह अधिक प्रदूषण का कारण नहीं है। फिर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, CNG से रिलेटेड ही है। CNG का फुल फॉर्म क्या है? कंपाउंड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्लीट नेचुरल गैस और नेचुरल गैस। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। फिर आगे बढ़ते हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के बारे में अगर बात करें, द फुल फॉर्म ऑफ CNG इज कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये हवा से मामूली सी हल्की होती है और इसका प्रयोग ईंधन की तरह भी किया जाता है और कई देशों में वाहनों को चलाने के लिए भी ऊर्जा स्रोत की तरह किया जाता है। और इसके मुख्य संगठक की बात करें तो मीथेन गैस इसका मुख्य संगठक होती है, मेन कॉम्पोनेंट होती है। फिर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है देहरादून यानी उत्तराखंड, लखनऊ, नई दिल्ली या इनमें से कोई नहीं।
तो हमें याद रखना है कि जो भारतीय वन अनुसंधान संस्थान है वो देहरादून में स्थित है। और अगर इसकी स्थापना की बात की जाए तो 1906 में ये स्थापित हुआ था। साथ ही साथ इसके बारे में ख़ास बातें हैं कि यहाँ पर कुछ 7-8 म्यूज़ियम हैं और तिब्बत में और सिंगापुर में जिस तरीके के पेड़-पौधे पाए जाते हैं वे सभी प्रजातियाँ यहाँ पर हैं। तो इसीलिए इसको देहरादून की पहचान का गौरव भी कहते हैं। साथ ही साथ ये इसलिए भी इम्पोर्टेंस रखता है क्योंकि इसका जो मेन भवन है, इसके मुख्य भवन को राष्ट्रीय विरासत भी घोषित किया जा चुका है। तो आज के हमारे क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। इस क्लास की PDF नोट्स मैंने कमेंट बॉक्स में पिन की हुई है, आप उसे वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स अ लॉट।